एफएम न्यूज के विशेष प्रोग्राम माई कान में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद है एक विशेषज्ञों का पैनल जो कि अलग अलग राजनीतिक दल से भी आते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र से भी आते हैं। और क्योंकि मसला आज दलित विमर्श का है तो हमने दलित मामलों के एक विशेषज्ञ को भी अपने पैनल में बुलाया है और इन सब से हम आपकी बात कराएंगे और हम इस विमर्श में ये निकाल के सामने लाएंगे कि मामला क्या है, सही कौन है और गलत कौन है। तो शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में एक भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल जब सत्ता में आते हैं तो इनको केवल अपना परिवार नजर आता है, लेकिन जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो इन्हें पीडीए की चिंता सताने लगती है, इन्हें दलितों की चिंता सताने लगती है, इन्हें वंचितों की, शोषितों की चिंता सताने लगती है। लेकिन जब ये सत्ता पा जाते हैं तो इन्हें केवल अपना परिवार दिखता है। बड़ा आरोप था और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद की राजनीति करने वाले लोगों पर भी एक निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो जातिवाद की राजनीति करते हैं उन्होंने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर ये समाज बटा न होता, अगर ये समाज एक होता तो भारत बहुत कहीं और होता। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दो आरोप, पहला कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो इन्हें केवल अपना परिवार नजर आता है, दलित, वंचित, शोषित, पीडीए नजर नहीं आता। और दूसरा उन्होंने कहा जातिवाद की राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वालों ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, वरना ये देश अगर लोग एक होते तो न जाने कहाँ होता। अब हम परिचय करा दें आपका, विशेषज्ञ कौन कौन है। तो समाजवादी पार्टी से हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, बोलते खूब हैं लेकिन डॉक्टर हैं, इलाज नहीं कर पाते अभी भारतीय जनता पार्टी का। अब भाजपा में आ गए चंद्रमोहन चौबे जी मामला दलितों का है, संभाल के बोलिएगा, अगर नाराज हो गए तो परसेंटेज में कम पड़ जाओगे। राजेश सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं जो बेबाक विमर्श के लिए जाने जाते हैं, हमारे एक साथी ने भी बताया। और अंत में है नीरज महेरे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं और चीजों का ऑपरेशन करते हैं। चलो इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। नीरज महेरे जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण, दो टूक बात उन्होंने दो बातों में कही। पहला उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस जैसे दल जब सत्ता में होते हैं तब उन्हें केवल परिवार याद आता है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित नजर नहीं आते। और दूसरा उन्होंने कहा अगर जाति जाति में लोग न बंटे होते, एक होते तो ये देश कहीं और होता। आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 1989 में जातिगत राजनीति जो है मंडल कमीशन लागू होने के बाद परवान चढ़ी, जो लगातार बदस्तूर आज तक जारी है। निश्चित रूप से आज के जो परिवेश में हम देखते हैं जातिगत राजनीति जिस तरह से चल रही है, हो रही है, आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो हर जाति का एक दल होगा और वो दल इतना बड़ा दल होगा कि वो दलदल हो जाएगा और दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जातिगत राजनीति निश्चित रूप से इस देश के लिए घातक है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। और जिन राजनीतिक दलों की वो बात करते हैं कि परिवारवाद, मुझे लगता है परिवारवाद से कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बसपा हो। सारे राजनीतिक दलों में जातिवाद है, किसी में थोड़ा, किसी में कम, और कोई पूरी पार्टी परिवारवाद। बात है नीरज महेरे जी, आपने दोनों बातों पर अपना व्यू दे दिया। अब हम अन्य लोगों के पास जाएंगे, इससे पहले हम दलित विमर्श के नेता से बात कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की दो बातें, दो टूक बातें। पहला उन्होंने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जब सत्ता में होते हैं तो उन्हें केवल परिवार नजर आता है, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित नजर नहीं आते। और दूसरा उन्होंने कहा इस देश में अगर जात की राजनीति ना होती, लोग एक होते तो देश कहीं और होता। इस देश का बेड़ा गर्क किया है जातिवाद को बांटों वाली राजनीति। इस पर आपका क्या व्यू है एक दलित विमर्शकारी होने के नाते? देखिए सही है, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं सही है। आपने देखा कि कांग्रेस किस तरह से परिवारवाद में संलिप्त है। वहाँ बाबू जगजीवन राम पूरा जवानी बुढ़ापा कांग्रेस में दे दिए, लेकिन कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। इधर समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे और वहाँ किस तरह से चाचा श्री शिवपाल यादव जी सिंचाई से लेकर के लोक निर्माण सारा विभाग उनके पास था। वहाँ भी कोई दलित समाज को सम्मान नहीं मिला।
यहाँ तक कि उनकी सरकार में दलित अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन में आरक्षण का बिल था, उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने लोकसभा के अंदर फाड़ने का काम किया। तो कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी जो बात कर रहे हैं वो पिछली सरकारों के सपा और कांग्रेस के कार्यकाल के संदर्भ में कर रहे हैं। अब दोनों बातों को सही ठहरा, बिल्कुल सही है, कहीं न कहीं वो जो बोल रहे हैं सही अब बोल रहे हैं। इन्होंने तो दोनों बातों को सही ठहरा दिया। राहुल विश्वकर्मा, तुम अपना कैमरा संभाल लो, क्योंकि अब होगी मार, क्योंकि बात होगी यार पार। पहले सपा के पास चलते हैं। क्लियर कहा है उन्होंने कि बात तो सही है, 18 विभाग चच्चा के पास और बचे हुए किसी बच्चा के पास। तब दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित नजर नहीं आए थे जब सत्ता में थे, बाद में पीडीए बना लिया। क्या कहेंगे डॉक्टर अशोक? देखिए, मुख्यमंत्री अजय विष्ट पीडीए से घबराए हुए हैं और आज उनको पीडीए कमती मंच में बहराइच में 10 बार चिल्लाया। यही योगी आदित्यनाथ जी थे जो यादवों को मार रहे थे, मुसलमानों को मार रहे थे, दलितों को मार रहे थे, बचा कुचा था तो ब्राह्मणों को भी मारना शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्या लिखा था सब लोगों ने पढ़ा। और ये योगी आदित्यनाथ जो परिवार की बात कर रहे हैं, ये किसके सहारे मठ के मालिक बन के बैठे हैं बताएं? अबे बता दो, आप ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हो, आपके पीडीए में ब्राह्मण कहाँ है? अरे पंडित, पीडीए मतलब पंडित। हमारे समाज के सबसे आगे कोई है तो पंडित है, और वो हमारा देवता है, हम उसको पूछते हैं। पीडीए मतलब पंडित। पंडित गजब 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 अशोक है भारतीय जनता पार्टी। और पंडित भी चंद्रमोहन चौधरी जी, उन्होंने कहा पीडीए में सबसे पहले पी है, पी माने पंडित, पीडीए माने पंडित। अब तुम बताओ क्या कहोगे? मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उस पर तो पूछ ही लेंगे, पहले इन्होंने जो कहा उस पर बता दो कि पीडीए का मतलब पहले पंडित। देखिए, समाजवादी पार्टी एकदम डरी हुई, सहमी हुई और भ्रमित हो गई है। इनकी भाषा शैली बता रही है कि ये किस प्रकार से डरे हुए हैं। पीडीए का कभी फॉर्मूला देते हैं, क्या देते हैं? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और डरते हैं। जब दबाव पड़ता है तो कहते हैं कि नहीं, ए का मतलब जो है आधी आबादी होता है। जब महिलाएं आवाज उठाती हैं तो फिर जब डरते हैं, तो कहते नहीं, हम तो सबको सम्मान देते हैं। अभी यही इनके माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे देखते कहते मिश्रा। अस्पताल में जाते तो पूछते तुम्हारी जात, जैसे बताता है कि मिश्रा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टरों में ये ब्राह्मण ढूंढ लेते हैं और मिश्रा कह के उसका उपहास उड़ाते हैं। पत्रकार बंधु अगर कोई, ओ तुम मिश्रा शुक्ला, उनका उपहास उड़ाते हैं। और देखिए, सत्ता का भोगने की चिंता आपको भी है? अरे सब सुनिए, हम लोग सबकी चिंता करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और सबका विश्वास की बात करते हैं। सबका साथ, सबका बिल्कुल। और हमारी एक योजना कर रहे पंडित हमारे पीछे नहीं, ये तो मैंने क्या किया, ये 2 राहे पे खड़े हैं। आप सब कहा? अरे ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हो क्या? ये तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने बहराइच के सेमरा गांव में जब गए थे, अरे बगल वालों का जवाब नहीं दे रहे हो, योगी जी को बता रहे हो। तो योगी जी ने कितनी बार पीडीए कहा, कितनी बार पीडीए कहा। उन्होंने कहा पीडीए की पॉलिटिक्स करने वालों को केवल परिवार नजर आता है। पीडीए उनको अब दिख रहा है, पीडीए से डर है। जिस गांव में आज वो गए थे वहां पीडीए के लोग हैं और पीडीए के लोगों की मदद करके आए, वो भी मदद कैसी है। वो यही तो उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा क्या पीडीए वालों को यहाँ भरतपुर के यादव नजर नहीं आए, यहाँ का मुन्ना लाल मौर्य नजर नहीं आए? अब चुनाव आया है तो उनको पीडीए दिख रहा है। कुछ दिन पहले उनको पीडीए नहीं दिखता था, पीडीए से उनको चिढ़ होती थी। और पूरी बात सुन करके जाइएगा, पूरी बात सुनिए। जिस गांव में गए थे उस गांव का नाम भरतापुर था। पहाड़ से गिरे खजूर पे अटके। ऐसे कैसे? पहाड़ से गिरे खजूर पे अटके। ये आपका ये कौन सा वीवीआईपी गेस्ट हाउस है? कुछ लोग इधर रह रहे, उनको उठा करके इधर बैठा दीजिए, क्या होगा? इधर भी वीवीआईपी, इधर भी वीवीआईपी। जिस गांव को भरतापुर को उठा के लेकर के आए हैं, जहां पे कछुआ, जहां पे घरियार, जहां पे हाथी, जहां पे बाघ थे, वहां से उठा के लेकर के आए और दूसरी तरह उनको बसाने का कह रहे हैं। वहां भी हाथी है, वहां भी बाघ है, वहां बाढ़ की एरिया है। दूसरी बात, पूरी बात क्या किया जाए? हाथी, बाघ और घड़ियाल को कहाँ भेज दिया जाए? पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, तब जाइएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये बताइए, यदि उनको आपने उठा के बैठाया था, दूसरी जगह पलाओ बैठाया नहीं, अभी 3 महीने इनके चुनाव के बचे हैं, 3 महीने। कहाँ बैठा देते? अरे उनको बढ़िया ब्लॉक से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो बिहपुरवा को तहसील बनाया था, तहसील कस्बा में बैठाते। अरे तो तुम बैठा देते, तुम भी तो मुख्यमंत्री। जो ये प्रस्ताव है सुन लीजिए, भरतापुर गांव का प्रस्ताव, ये हमारे बंशीधर बौद्ध
जो देश और प्रदेश के सबसे गरीब मंत्री बनाए थे दलित को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके प्रस्ताव से ये चल रहे थे। हाँ, दूसरे के प्रस्ताव पर काम करते हो। आता हूं तुम्हारे पास, लेकिन पहले कांग्रेस से भी जवाब ले ले। कांग्रेस पार्टी देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी, देश के सबसे राज्यों में कभी जिसकी सरकार होती थी, जिसका वोटर ही अल्पसंख्यक, ब्राह्मण और दलित कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी ने दलितों की क्या चिंता की? आजादी के 77 साल बाद अगर कोई ऐसा गांव है जहां के लोगों ने सड़क नहीं देखी, बिजली का खंभा नहीं देखा, जहां के लोगों ने आज तक जो है बल्ब जलता हुआ नहीं देखा, जिनके पास राशन कार्ड जैसी चीजें नहीं, भैया कर क्या रहे थे आप? देखिए, हम आपकी बात को अगर सही मान लें तो कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसका भुगतान भुगत रही है, वो भुगता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? 14 साल से 12 साल से तो सत्ता में ही हैं, 12 साल से क्या पकौड़े तल रहे हैं? ये क्या पकौड़े तल रहे हैं? और जो योगी आदित्यनाथ जी, मैं पत्रकार महोदय की बात से सहमत हूँ कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश, पंथ निरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष थोड़ा फर्क है। अब आप उसको कभी कभी इस विषय पे भी बहस कभी कर लीजिएगा तो खैर। लेकिन हमारा जो देश है, इसमें जो अभी योगी आदित्यनाथ के भाषण की बात आप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दो बातें कि मैं याद दिला दूं ताकि आप जवाब देने में सहूलियत हो जाए। उन्होंने दो बातें कही राजेश जी। पहला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा और विपक्षी दल जब सत्ता में होते हैं तब उन्हें केवल परिवार याद आता है, तब कोई राजेश जी याद नहीं आते। तो इसमें अजय सिंह बिष्ट जी, कृपाल सिंह बिष्ट जी क्या परिवारवाद के से निकले हुए नहीं है? क्या अमित शाह जैसा क्या परिवारवाद से निकले हुए नहीं है? क्या पंकज और नीरज राजनाथ सिंह के परिवार से निकले हुए नहीं है? परिवारवाद से अछूता तो कोई नहीं है। देखिए, आप बात समझिए, जो उन्होंने कहा, जो मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि देश में जाति, मानता हूं वो सही कह रहे हैं। परिवारवाद आप लोग जब आ जाते हो सत्ता में, परिवार से कोई भारतीय जनता पार्टी अछूती है क्या? परिवार, देखिए परिवार, जब परिवार है तो परिवार आएगा, परिवार है तो परिवार आएगा। चौबे, परिवार है तो परिवार आएगा। तुम्हारे कई नेता ऐसे, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये लोग कहते रहते हैं कि कई नेताओं के पास परिवार नहीं है, इसलिए तुम परिवार लाओगे कैसे? देखिए, बताओ, मैं आता हूं आपके पास, मैं हूं। सुनिए, ये परिवारवाद किसको कहते हैं? इन्होंने नाम लिए हैं यार, अमित शाह जैसा, राजनाथ सिंह, नीरज सिंह, पंकज सिंह, इन्होंने नाम ले लिए। इन्होंने तो कृपाल सिंह बिष्ट, अजय बिष्ट तक पहुंच गए। सुनिए, तो हमने किसी की योग्यता का, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो विधायक का बेटा विधायक बन सकता है, इंजीनियर का बेटा, अरे रुकिए, सुनिए तो फिर परिवारवाद की बात क्यों? बिल्कुल वही दे रहे हैं। लेकिन सुनिए, लेकिन पूरे सिस्टम को, पूरे पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जिसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसका बेटा मुख्यमंत्री हो। ये एक और सुनिए, रुकिए, अब रुक जाइए, रुकिए और सुनिए ये, और रुकिए, और अभी तक ये परिवार, जब इनको मौका मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब इनको मौका मिलता है तब ये ना तो पिछड़ों की सोचते हैं, ना दलितों की, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी यादवों की नहीं सोचती है। बिल्कुल, सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, बताओ, समाजवादी पार्टी पर सुनिए, मैं बता रहा हूँ। लोकसभा के चुनाव में 2024 यादव का नाम ले रहे हैं। सुनिए तो, भरतापुर के यादव, अरे पहले रुकिए, तो पहले यादवों को तो स्पष्ट होने दीजिए कि ये यादवों के नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले जो है यादवों के नहीं है। जब है समाजवादी पार्टी राहुल विश्वकर्मा, ये तो कह रहे हैं यादवों के। अरे भैया कैसे? सुनिए, हम बोल रहे हैं, सुनिए तो, लोकसभा के चुनाव में 5 यादव सांसद समाजवादी पार्टी के बने, और वो 5 कौन है? सैफई परिवार के, एक ही परिवार के। अरे गाजीपुर में यदुवंशी हैं, लखनऊ में यदुवंशी थे, सुल्तानपुर में यदुवंशी थे, गाजियाबाद में यदुवंशी थे, भरतापुर में भी थे जहाँ मुख्यमंत्री आज। जी बिल्कुल, तो वहाँ के भरतापुर वालों को क्यों नहीं बना देते हैं? हाँ, सवाल यही है कि तुम्हारी साझेदार पार्टी जब सत्ता में होती है, ये चुनाव लड़ने का नंबर आता है तो एक घर से 5 सांसद निकल किया था, जहाँ से वहाँ पर हम वहीं पर रहेंगे कि इनका परिवार अभी उस लायक नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री का बेटा हो। जहाँ है वहाँ वो कर रहे हैं, जहाँ भी है उनको मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं। दूसरी जातिवाद, सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ रोज, अरे भाई रुकिए, अरे भाई सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, बोलिए बात तो बताइए। और जो जातिवाद के बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि जातिवाद जो करते हैं तो जातियां हैं कि नहीं है, और जातियां हैं तो जातिवाद होगा,
और जातिवाद करने वाली सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी राजनीति जाति। राजेश विद्यार्थी जी, सवाल वही है, आपकी पार्टी जब सत्ता में आती है तो क्या दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को याद करती है या नहीं? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो आरक्षण के का जो लाभ है पूरी समुचित रोका। देखिए, नेहरू जी ने जातीय जनगणना रोका, राजीव गांधी ने जनगणना रोका, इनके बेटे ने रोका, और आज जो जात की बात नहीं करते थे, जब हाथ से सत्ता चली गई तो आज जातीय जनगणना की बात। ये पत्रकारों पे भी दबाव बनाते हैं और बोलने नहीं देते हैं और मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। मुद्दा भटका रहे हैं। मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ, अब वो इंडियन एक्सप्रेस में जातिवाद तक बात पहुंच गई, मामला जातिवाद तक पहुंच गया है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। राम हृदय राम जी, क्या जातीय जनगणना की मांग कांग्रेस पार्टी ने सच्चे हृदय से की है, आपको ऐसा लगता है, या जात की राजनीति के तहत कांग्रेस को लगता है कि अब हम दोबारा वापसी कर सकते हैं इसलिए की है? आपको इसमें क्या बुझाता है, क्या समझ में? देखिए, जात की भारत में जाति है और जाति में ही राजनीति है, राजनीति में ही जाति है। भारत में जब पहला चुनाव 1952 में हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस में ब्राह्मण समाज को 60% टिकट दिया, 56% ब्राह्मण जीत करके आए। पूरे देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, चौथी मीडिया में हर जगह उन्होंने ब्राह्मणों को भर दिया। ये शुरू कांग्रेस की देन है और पूरा जीवन कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम रहे, मैंने पहले ही बताया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, 40 साल सांसद रहे, निर्विरोध रहे, लेकिन अनुसूचित जात होने के नाते कांग्रेस ने उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल, और कांग्रेस पार्टी मेरी मजबूरी है, मुझे आपके साथ आना पड़ेगा। वाकई जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम कहे जाते थे, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा थे, 40 साल सांसद रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सब कुछ रहे, लेकिन आपने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया क्योंकि आपने शुरुआत ही ब्राह्मण 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 से की। अभी जो हमारे साथी ने कहा कि जातियां इस देश की जो रीढ़ है, इसको क्या कांग्रेस ने शुरू किया था? सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जातियों को शुरुआत करने वाला कौन है? इस देश की जो गुलामी, तो सब करें, नेहरू जी ने शुरुआत की। नेहरू जी, अच्छा, तो इतना ज्ञान होता अगर कि नेहरू जी जातिवाद के जनक है। अरे पत्रकारिता में, अफसर में, नेता में, मुख्यमंत्रियों में, प्रधानमंत्री में, सब पंडित। अरे भाई बताइए, जय बरनादम, तेल कुमारा, सुपच की रात, कील कलवारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था क्या? ये किसने लिखा था? पूजे विप्र शील गुणहीना और पूजे न गुण ज्ञान प्रवीणा, ये पंडित नेहरू ने लिखा था। नहीं, ये शकल है। अरे शकल नहीं, सील है, शकल है, सील नहीं। पूजे रामचरितमानस मजबूरी है। देखिए, मैं पत्रकार हूं, लेकिन मेरी भी अपनी एक माइथोलॉजी है। रामचरितमानस के चौपाई को गलत उच्चारित करना हमारे शो का विषय नहीं है। आप उस सवाल पे आ जाओ जिन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो खुद तो प्रधानमंत्री थे ही, उन्होंने मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण लिए, सबसे ज्यादा प्रदेशों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए, अफसर, नेता, पत्रकार। राजेश विद्यार्थी जी, विद्यार्थी हो, बता दो। सुन लीजिए, जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ और 1952 में जो चुनाव हुए, 50 संविधान लागू होने के बाद, तो जो लोग अग्रणी भूमिका में थे उनका बहुतायत में होना आवश्यक है, लेकिन आरक्षण के तहत सारे लोगों को जो डिजर्व करते थे उनको पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया। रही बात प्रधानमंत्री बनाने की, तो प्रधानमंत्री बनाने की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में अगर वो फिट होते तो प्रधानमंत्री जरूर। प्रक्रिया तो कितनी 1947 में लागू हुई थी, वो तो हमने भी पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा। 47 में थे नहीं हम, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम भी आ गए और तुम भी आ गए। तो 47 में कितनी बड़ी प्रक्रिया अपनाई गई थी पीएम बनाने के लिए, और क्या क्या हो गया था पीएम बनाने के लिए। छोड़ दो, वो किससे बड़े हैं, उन पर बात कभी और होगी। अभी बात सिर्फ उस पे होगी जो मसला फंस गया है, और फंस गया कि उनका आरोप है कि अब राहुल गांधी जी जिस जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, अब राहुल गांधी जी जिस पीडीए की बात करते हैं अपने साझेदार अखिलेश यादव के साथ मिलकर, अब जिस विमर्श की बात करते हैं, क्या कांग्रेस की यही लाइन पहले से थी या जरूरत के हिसाब से लाइन बन जाती है? निश्चित रूप से जरूरत के हिसाब से राजनीति में तमाम मुद्दे, तमाम बातें बनती बिगड़ती रहती हैं। पत्रकार हो, खुल के बोल देना। निश्चित रूप से बनती बिगड़ती रहती हैं, और जो आज का परिवेश है उस हिसाब से उन्होंने अपने सारे चीज़ों को बदला है। अखिलेश यादव के साथ मिल गए तो पीडीए के साथ आ गए, और अकेले जिस राज्यों में रहते वहाँ पीडीए नहीं चलता उनका। समय की मजबूरी है, बदलना जरूरी है। समय की मजबूरी है, बदलना जरूरी है। वही काम राहुल गांधी ने किया है,
और समय की मजबूरी थी, तो अखिलेश यादव वाई और एम का गठबंधन छोड़कर पीडीए की राजनीति पर तुम ही यार बड़ा मसाला दे देते हो। आहा, अशोक गुप्ता जी के लिए राहुल मिल गया मसाला गुप्ता जी के लिए। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा समय की मजबूरी है, बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा समय की मजबूरी थी कि एम वाई छोड़ करके पीडीए करने लगे। पत्रकार साहब ने कहा किसी पार्टी में नहीं है वो। पूरी बात हो जाने दीजिएगा, तब यहाँ से हटिएगा। नहीं, हम हटेंगे तभी जब आप कोई सवाल छोड़ दोगे, लेकिन पहले उनका सवाल ले लो। उन्होंने कहा समय की मजबूरी है, बदलाव जरूरी है। आज टॉपिक है पीडीए दलित और भरतापुर, पीडीए दलित और भरतापुर की बात। पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे? पहले जिस पे टॉपिक है उस पे बात करिए। अरे पत्रकार सवाल जवाब नहीं दोगे? जिस क्षेत्र हम पत्रकार खड़ा ही इसलिए करते हैं सवाल पैदा कर। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, वहां से भी आपको तमाम क्वेश्चन मिलेंगे, पूछिएगा, ये बता पाए तो। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बगल में खड़े भरतापुर, जो भरतापुर गांव है, सुन लीजिए, भरतापुर जो गांव है उसके बगल में हमारा भैसाही, आमा और बंदरिया करके 3 गांव हैं। बंदरिया एक ऐसा गांव है जिसको लखीमपुर कहता है, ये मेरे यहाँ के नहीं है। बहराइच कहता है मेरे यहाँ के नहीं है। समाजवादी सरकार में उनका प्रस्ताव गया था और अंत में क्या हुआ, सरकार चली गई और वो प्रस्ताव रखा रह गया। और ये 9 साल की बाबा की सरकार में वो गांव कट के बह गया। मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, उस गांव का नाम क्यों नहीं लिए? बाबा की सरकार तो 2 बार रही, तुम्हारी तो 4 बार रही। समाजवादी सरकार 1 बार थोड़ा रही। उसी भरतापुर गांव के बगल के गांव। डॉक्टर साहब, 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री बने, योगी तो 2 ही बार बने। सुनिए, उस तरह के गांव उस एरिया में हजारों हैं, उस तरह के गांव हजारों हैं। सवाल दे दिया आपने गुप्ता। समाजवादी सरकार ने पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास करके सब दलितों को सर्वांगीण विकास हो गया, सर्वांगीण विकास हो गया चौबे जी, और भरतापुर बाकी रह गया। और आप कह रहे हो उस टाइप के गांव वहाँ हजारों हैं जिनका जब बिजली देखी, न बल्ब देखा, न सड़क देखी। पूछिए उनको जो बहराइच का प्रशासन कह रहा है मेरे नहीं है, मेरा गांव नहीं है। तो बहराइच प्रशासन पूरा वही मंच पे था। मिहींपुरवा के अधिकारी कह रहे थे हमारे हैं, बहराइच के कह रहे थे हमारे हैं। क्यों नहीं लिए? और तो और 4 बार तुम्हारी भी सरकार रही, उसे 4 बार सरकार, उसे पिछड़े क्षेत्र से जंगल के। बता चौबे, तुम बताओ चौबे, इनके सवाल पर आ जाए। मैं आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। तुम बताओ चौबे, इनकी 4 बार सरकार रही और ये करे हजारों गांव अभी ऐसे। मैंने आपसे क्या कहा कि ये झूठ भ्रम अफवाह फैलाने वाले लोग थे। अगर 1000 गांव जिनको जानकारी थी, अखिलेश जी को जानकारी थी, तो कम से कम यही 4 गांव का जो ये नाम ले रहे हैं, इसी को सुधार दिए होते। 40 गांव नाम दो, अभी 40 गांव हम बताते हैं, एक लाइन से 40 गांव का नाम, पूरे एरिया का नाम बताओ। लेकिन सवाल है, पूर्वा तहसील किसने बनाया? डॉक्टर साहब सवाल ये है राहुल इनसे कि फिर इनकी सरकारें कर क्या रही थी? क्या सवाल यह है फिर आप लोग कर क्या रहे? हम लोगों ने प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव चला, वहां से लखनऊ आपने दिया तब चला। और 9 साल में 10 साल में ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार अपने दूसरे के सुनो तो यार, हाँ सही है, ये कह रहे प्रस्ताव हमने दिया, ये कह रहे प्रस्ताव हमने दिया, प्रस्ताव चला तब तुम कर पाए। तो सुनिए, तो हमने आपसे क्या कहा कि वो प्रस्ताव 1992 से चलता आया और इनकी सरकार 17 तक रही, बीच में किसी की और भी रही, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन इनके परिवार में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय जब थे तो वो मात्र 1 विधायक थे। उसके बाद कितने विधायक हो गए, उसके बाद कितने सांसद हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उन 4 गांवों का भविष्य नहीं बदल पाए। तो ये झूठे हैं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो चरित्रार्थ होता है, वो दिखता है। हमारी एक योजना तुम्हें दिखता नहीं है तो हम क्या करें? दूसरे के काम को भुनाने वाले, ये जो अभी कॉरिडोर बना है, प्रस्ताव आपने दे दिया तो काम आपका हो गया। अरे प्रस्ताव हमने दिया, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कौन है वो करके गया था? प्रस्ताव तुमने दे दिया। अरे प्रस्ताव ने इसका तो सारी जमीन अधिग्रहित करके गए थे, एक भी विवाद नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं, ये कुछ भी बोलेंगे। अभी ये कहेंगे स्कूल भी नहीं कहा, स्कूल भी नहीं कहा। स्कूल इनका होता तो बहुत बढ़िया होता, खराब थोड़ा होता। लेकिन सवाल है कि खाली ये कह देने से कि प्रस्ताव हमारी सरकार दे के गई थी, क्या इससे भला हो गया लोगों का? जिनके गांव में बिजली नहीं, जिनके गांव में सड़क नहीं, जिन्होंने कभी मोटर गाड़ी नहीं देखी, जो घड़ियालों के बीच में, शेरों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में जिंदगी जीते रहे, अगर उनके बारे में पता था तो 4 बार सरकार बनी, कुछ तो बनता था नहीं बनता था। और आप कैसे बोलोगे? आपकी तो कितनी बार बनी, आपे को याद नहीं होगा।
देखिए, हम लोगों की जब सरकार बनी, जब हम लोगों का यहाँ जब तक सरकार रही, तब तक हम लोगों ने विकास दर विकास किया। हमारे ही बनाए हुए स्कूल हैं, हमारे ही बनाई हुई IITs हैं, हमारे ही बनाए हुए बांध हैं। हम ही सबसे पहले एटॉनमिक शक्ति के रूप में उभरे। तो हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही थी, और चूंकि देश जर्जर स्थिति में मिला था, ये जो बताते हैं 9 लाख कभी हम रोना नहीं रोए कि हमको जर्जर स्थिति में देश मिला। हम लगातार प्रयास करते रहे, जिसका जो समृद्ध ये जो कहते हैं 9,12,000 करोड़ का बजट है 2026-27 का, तो ये कर कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ तुम करके गए। अच्छा, अगर नहीं, हम करके नहीं गए थे, ये तो सिर्फ बेच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बेच रहे हैं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आप बता दो जरा एक बार, सवाल बनता है या नहीं ये बता दो। यदि आजादी के बाद अब तक बहराइच में या किसी भी जनपद में ऐसे गांव बचे हुए थे जिन्होंने बिजली नहीं देखी, तार नहीं देखा, सड़क नहीं देखी, जिनके यहाँ कभी मोटर गाड़ी नहीं देखी गई, जो ऐसी स्थितियों में जीने को मजबूर थे कि जंगली जानवर आके 9 आदमी के साथ मार डालें, तो फिर सरकारों ने कितना विकास किया? विकास 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 बोलने वाली सरकार। देखिए, और लोग विकास पुरुष हो गए। अमरेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के काम होते तो निश्चित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार होती, केंद्र में भी, स्टेट में भी। लेकिन कहीं न कहीं जनता समाजवादी पार्टी की भी सरकार के काम को देखी, कांग्रेस के भी काम को देखी। कहीं न कहीं जनता का जन आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता निर्णायक होती है। विमर्श है जो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए जिस बहराइच की आप बात कर रहे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, श्री बंशीधर बौद्ध जिला पंचायत सदस्य थे, श्री अखिलेश यादव जी बसपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, उपचुनाव हो रहा था बला से, उनको टिकट दिया, विधायक बने, समाज कल्याण राज्य मंत्री बनाया, ये सही है। लेकिन एक अवधेश प्रसाद जी को छोड़ के दूसरा किसी दलित को कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं ये बनाया। बड़ा सवाल। ठीक है, बैठिए आप। मैं मैं आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत प्रिय है, और इसलिए भी प्रिय है कि उत्तर प्रदेश में जो भाई हम लोग भी तो एक सवाल दे दिया है उन्होंने, और वो सवाल आपसे इसलिए पूछ लेते हैं कि आप विश्लेषित कर दोगे। क्या वास्तव में ये जो परिवर्तन दिखा, चाहे दिल्ली की सरकार हो, तीसरी बार वहाँ मोदी जी बैठे, चाहे प्रदेश में सरकार हो, योगी आदित्यनाथ अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी ने तो ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो देश में किसी का रहा ही नहीं। तो क्या ये जो बदलाव हुआ, जो भी वजह रही हो इसकी, उनका कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि इतने दिनों में दलितों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए, उपेक्षित के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए काम हुआ ही नहीं, ये उनका आरोप है। और इसीलिए ये बदलाव आया, यू टर्न, कि कांग्रेस एकदम गायब और बीजेपी एकदम हावी। क्या आपको लगता है ऐसा ही है? देखिए, कुछ हद तक तो ये बात ठीक है कि निश्चित रूप से छोटे पायदान, सबसे नीचे पायदान पर बैठे व्यक्ति तक भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचा है, चाहे वो 1% गया हो, 10% गया हो, 50%। इस ये टर्म है, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल, ये विकास हुआ है और कहीं ना कहीं आम आदमी तक वो पहुंचा है। मैंने आप कह रहा हूं अंत्योदय पर काम किया उन्होंने। हाँ, निश्चित रूप से अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा, चाहे वो 1% ही गया हो। दूसरी बड़ी बात, मुद्दे की बात जो उन्होंने कही कि सरकार लगातार उनकी है, सरकार बेसिकली जनता के मूल मुद्दों से हटकर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद पे आप करने लगे राजनीति, इसलिए लोग आपके साथ जुड़ गए। क्योंकि अब जनता को मुद्दे पे आपने बात से भटका दिया, जनता वहाँ भटक गई। जनता का जो मूल मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर सरकार बताए क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो आज का जो मुद्दा है नीरज मेहरे जी, उसको अगर हम कनेक्ट करें तो वहाँ पर ना हिंदू मुस्लिम था, वहाँ पर ना मंदिर मस्जिद था, वहाँ पर था एक गाँव भरतापुर, जिस गांव में यादव भी रहते थे, मौर्य भी रहते थे। नाम लिए मुख्यमंत्री ने, भरतापुर के फलाने यादव, भरतापुर के फलाने मौर्य, नाम लिए उन्होंने। और उन्होंने कहा 9 लोग इस गांव में घड़ियाल ने मार डाले थे, मैं यहाँ आया था, उन्होंने ये भी कहा। और उसके बाद ही हमने निर्णय लिया कि इनको बसावट कहीं और बनाई जाएगी जहाँ ये सुरक्षित रह सकें। और अब वो गाँव जो कि इस आइडेंटिटी को ही नहीं पा रहा था कि वो है किसमें, लखीमपुर में है कि बहराइच में है कि किसमें है, अब वो गांव बाकायदे बहराइच की मिहीपुरवा तहसील में कनेक्ट हुआ। सारे अधिकारी, डीएम, फलाना निमा के सब वहाँ थे। और मुख्यमंत्री ने कहा यही काम अगर वो कर लेते जो आज पीडीए चिल्ला रहे हैं, तो शायद ये स्थिति उनकी उत्तर प्रदेश में ना होती। इस बात से कितना आप इत्तेफाक रखते? नहीं, तो मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए था, ये काम कल्याण सिंह की सरकार में भी हो सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। अगर पीडीए या अखिलेश या कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया तो निश्चित रूप से
कल्याण सिंह की सरकार में भी उस गांव का विकास नहीं हुआ, उस गांव की जनता को वंचित रखा गया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए। सवाल है राहुल विश्वकर्मा कि सरकारें तो बीजेपी की भी बीच में आई। अब ये बात हमें आपसे नहीं पूछनी चाहिए, बीजेपी से पूछनी चाहिए, आपसे कुछ और पूछना है, लेकिन पूछ लेते हैं आप वाला। सवाल ये है कि आप कल्पना करते हो आज की डेट में, जब आप ये बुर्राक सफेद शर्ट पहने हो, बिल्कुल क्रीज वाली ये पैंट पहने हो, जूता पहने हो, आप और हम किसी न किसी समाज से, गांव खेड़े से ही आए, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम अपने जीवन को पूरा बदल चुके हैं। कि आप कल्पना करते हो कि आज भी कोई बसावट ऐसी होगी जंगल के बीच में घड़ियालों का शिकार होगी, आज भी कोई बसावट ऐसी होगी जो शेरों का, भेड़ियों का शिकार होगी, आज भी कोई बसावट ऐसी होगी जहां बिजली, पानी, सड़क का नामो निशान नहीं है। और ये होना चाहिए। और अगर ये है तो 77 साल में क्या किया? देखिए, जहाँ पर हम लोगों ने सत्ता छोड़ी थी, उसके बाद जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की, उन लोगों ने मुद्दे से भटकाव किया। और जो सभी हैं, हाँ, उन लोगों में सभी की बात कर रहा हूँ मैं, सभी की बात कर रहा हूँ। बेबाक टिप्पणी है, इसमें सभी की बात है। और जो ये बात कही कि जो बदलाव हुआ, अभी दलित विमर्श से बात उठ करके आई थी कि ये बदलाव इसलिए हुआ कि हम लोगों ने काम नहीं किया, तो हमारा ये नहीं है, काम हम लोग निरंतर करते रहे। और दूसरी बात ये है कि छल से सत्ता प्राप्ति तो दुर्योधन ने भी की, छल से उस समय की सबसे विद्वान महिला विद्योत्तमा को छल से हराया गया। तो छल से हरा करके सत्ता पाना पैमाना नहीं है राजनीति। दो बातें कही थी इन्होंने, और एक बात तो समाजवादी पार्टी को भी लग गई। हम तुम्हारे पास आते हैं, इन्होंने कहा कि हमसे जब सत्ता छूटी तो जिन लोगों ने सत्ता पाई, भ्रमित करके सत्ता पाई, हमने उनसे ये भी कहा कि सत्ता तो बहुतों ने पाई, उसमें सब हैं। तो उन्होंने कहा हम सबकी बात करते हैं। बेबाक टिप्पणी है। उधर कांग्रेस ने कहा, उस मोहल्ले में देख लो, तुम्हारे बड़े साझीदार पाटीदार हैं आजकल, और वो कह रहे हैं कि तुम लोगों ने भ्रमित किया है केवल। यार सत्ता तुमको कहा है, तुमको भी कहा है। सत्ता पाने का ही असर वो है। इन्होंने जहां से छोड़ी वहां से हम सत्ता पाए, उसी का असर है कि जिस बात पे आप डिबेट कर रहे हैं, वहां एक भैसाही और आमा गांव है, शायद भाई साहब जान रहे होंगे, वो थारू जनजात का गांव है। वहां पे कुपोषण के लोग शिकार थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनको जानकारी मिली, उन थारू जनजात को ला करके उनको खाना खाने को यहाँ सिखाया, पढ़ाने को सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी। उस भैसाही को हमारे वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ाने का काम किया है। हम सवाल लाते हैं उद्धव का और तुम जवाब डॉक्टर साहब देते हो माधव का। एक सवाल और है, आप ही ने भी पूछा था उधर, आपने पूछा था योगी जी का इतना दिन का कार्यकाल हो गया, रिकॉर्ड कार्यकाल हो गया। अरे योगी जी ने तो ये भी कहा था 2022 तक के सबका पक्का मकान होगा, और आज योगी जी ने साबित कर दिया किसी के पास मकान नहीं है। आपका मकान कच्चा? नहीं, मेरे नहीं, 500 का मकान। अरे किसी की बात हो रही है, भरतापुर की। भरतापुर में 500 मकान देखे आए। तुम क्या कर रहे थे? 2022 तक पक्का मकान कौन मोदी ने तो दे भी दिया। 15 दिन में काला धन कौन? योगी जी ने तो दे भी दिया। चप्पल वाले को हवाई जहाज में कौन? यार चौबे, एक तो तुम भ्रमित करते, सरकार भ्रमित करके बना रहे हो। पहला तो ये सुन लो, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि हमने जब से सत्ता छोड़ी, भ्रमित करके तुम लोग सत्ता में आए। और दूसरा ये बताओ, पक्का मकान आप दे पाए हो? क्या कर रहे थे कल्याण सिंह? मकान नहीं दिए हैं, न्यू के ईटा योगी जी रख के। अब सुन लीजिए, मैं दोनों लोगों का हिसाब देता हूँ, दोनों लोगों का, दोनों का, और पहले और अपनी पार्टी का भी हिसाब, काम सबका देंगे। देखिए, दो पहले कांग्रेस का दे कि सपा का दे, आप बताइए। अरे चाहे जिसका दे दो। सुनिए तो सुनिए, पहले कांग्रेस से, अब हाँ दे रहे हैं। सुनिए, जब 2014 तक जानते कितने हमारे यहाँ एम्स थे पूरे देश में? मात्र जो है 6 एम्स थे, और वो भी 6 में से 4 एम्स किसने बनवाए थे? अटल जी ने। और सुनिए, रुकिए, आज कितने एम्स हैं? 6 से 22 एम्स हो गए हैं। 7 शहरों में मेट्रो था, आज 23 शहरों में। 49 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। इनके समय में 350 जो है ITI स्कूल थे, आज 750 ITI स्कूल है। मैं आप सबके पास आता हूँ, बारी बारी आऊंगा। 750 विश्वविद्यालय थे, आज 1250 विश्वविद्यालय है। ये है काम करने का तरीका। और उत्तर प्रदेश का सुनिए, इनके समय में 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 10 एक्सप्रेसवे। इनके समय में 14 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज जो है 85 मेडिकल कॉलेज है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में
7 एयरपोर्ट थे, आज 16 एयरपोर्ट। धस गए, गड्ढे पड़ गए। अरे ये कुछ भी कह सकते हैं। कॉरिडोर बना, उसमें चलना मुश्किल है। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? चले जाओ बिना रुकावट के। वहाँ गड्ढे हैं, चौराहे हैं, मरीज मरा जा रहा है, एम्बुलेंस। सड़कें हैं तो गड्ढे भी हैं। अगर सड़कें नहीं होंगी तो गड्ढे कहाँ होंगी? हाँ, सड़कों में गड्ढे हो ये ठीक है, लेकिन गड्ढों में सड़क ना हो ससुरी। जब सड़क ही गड्ढों में हो जाती तो मामला गड़बड़ा जाता है। हमें फिर तुम्हारे पास ऐसी आग लगाते हो यार महरे जी कि बवाले पैदा होता है। वहाँ देखो, अरे भैया हम आ जाए तब जवाब देना। हाँ, सवाल है ऐसे जवाब न देने लगे एक दूसरे को, जवाब पड़ जाए एक दूसरे पर भारी। हमारी डिबेट भी इधर से उधर हो जाए। आप ये बता दो, ये जो आग लगाते हो, क्या आप वास्तव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश में जो रही, उन्होंने जिस चीज को सबसे ज्यादा बोला उसको कभी नहीं तोला? अगर 1000 से ज्यादा गांव बता रहे ऐसे हैं, हम नहीं मानते उनकी बात, हम तो केवल वो 4 ही मानते हैं। लेकिन अगर 4 गांव भी ऐसे हैं तो इसका मतलब ध्यान तो कहीं केंद्रित था गुरु, पूरी जनता पे था नहीं। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हो या देश हो, प्रदेश में जो भी सरकारें रहीं उन्होंने कुछ न कुछ इस प्रदेश के लिए किया, तब प्रदेश आज यहाँ तक खड़ा है। ऐसा नहीं है कि योगी जी आए हैं तभी यहाँ चलकर आया है। प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री रहे उन्होंने विकास किया। अगर नहीं किया तो ये सड़कें कहाँ से आई हैं, गाड़ियाँ कहाँ से आ रही, लोग कैसे खुशहाल रह रहे थे। आज जहाँ खड़े हैं, निश्चित रूप से हर आदमी की अपनी अपना योगदान और अपनी अपनी सरकारों की भूमिका रही है। ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, निश्चित रूप से गलतियाँ इंसान से। चौबे जो गिना रहे, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। चौबे जी ये भी तो गिनाया कि पेपर लीक कितने हो गए, उन पे एक बता देंगे, एक पेपर ठीक करा दिए हों, 4 पेपर ठीक हो गए हों। लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर तो बात करें। ये भी तो चौबे जी से पूछना चाहिए था ना। पूछेंगे, आपने कह दिया हम जा रहे हैं। पूछिए। निश्चित रूप से हर आदमी की अपना भूमिका रही, और आज जहां प्रदेश खड़ा है, अगर वो विकास की ओर बढ़ रहा है तो इसमें योगी जी का योगदान है। इसमें मुझे कहने में कोई डर और संकोच नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने जो क्राइम कंट्रोल किया उससे तमाम चीज़ें बदली हैं। व्यापारियों की मानसिकता बदली, महिलाओं की मानसिकता बदली, लोगों का विश्वास बढ़ा उनके। कानून व्यवस्था में नंबर 2, बिल्कुल नंबर 1 पे करो। दलित विमर्श पे नहीं, दलित वंचित विमर्श, शोषित विमर्श, अंतिम व्यक्ति। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि फला गांव रह गया है जिसका विकास नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से उसमें पिछली सरकारों में अटल जी की सरकार भी थी, कल्याण सिंह की भी रही, गुप्ता जी भी मुख्यमंत्री रहे। तो जिम्मेदारी सबकी है, एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं। अब आप बता दीजिए, उसके बाद मैं 1-2 मिनट सबके पास आता हूँ। बनटंगिया, मुसहर, थारू, बुक्सा और अब भरतापुर, वहाँ तो यादव भी, वहाँ तो मौर्य भी है। ये सब तो मुख्य धारा के लोग हैं। ये तो बनटंगिया, मुसहर, बुक्सा, थारू नहीं है। तो अगर यादव भी, मौर्य भी ऐसे वंचित स्थिति में, ऐसी शोषित स्थिति में, ऐसी दलित स्थिति में, ऐसी जंगली भयावह स्थिति में रह रहे थे, तो एक सवाल तो बनता है, यादव कहाँ तरक्की कर गए, मौर्य कहाँ तरक्की कर गए? नेता तो यादवों के भी बड़े बड़े, नेता तो मौर्यों के भी बड़े बड़े। हमने किसी से पूछा कि भाई सबसे बड़े मौर्य कौन, तो उसने कहा नंबर 1 पे तो गणपति बप्पा मौर्य। हमने कहा फिर दूसरे हो गए दीनू मौर्य, और तीसरे हो गए स्वामी प्रसाद और केशव प्रसाद और जौन मौर्य है। देखिए, सवाल ये है कि बहराइच की जहां बात कर रहे हैं, वहां बहराइच में 2009 में श्री कमल किशोर कमांडो गोरखपुर से आके सांसद बने थे कांग्रेस से। उनको सदन में रखना चाहिए था। लखीमपुर खीरी के आप हैं, लखीमपुर खीरी से रवि वर्मा लोकसभा राज्यसभा कई बार है, कभी सदन के पटल पे उठाए। आज जो समाज के अंतिम व्यक्ति की अगर कोई सूद ले रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। दीपावली मनाने का काम वो बनटंगिया मुसहरों के साथ। हमने बात सुन ली आपकी। अब हम आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। क्या जाति के नेताओं को अपनी जाति का ख्याल नहीं हुआ पूरा? जल्दी बता दो। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सामने है। जब एक जाति के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी रोने लगे, रोने का कारण सिर्फ ये समझ में आया कि अपनी बिरादरी के लोगों की मदद नहीं कर पाए और 2027 में चुनाव में उनका वोट चाहिए। वाह, सवाल आ गया है। तुमने भी बड़े जात के नेता बनाए, लेकिन वो जाति के नेता अपनी ही जात की मदद नहीं कर पाए, तो फिर जात की राजनीति का मतलब क्या है? यही सबसे बड़ी बात है कि अपनी जात का व्यक्ति जो नेता बन जाता है उसको उसके सामने मजबूरी होती है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? ये व्यवस्था में जो अग्रणी रूप से भूमिका निभाते हैं वो लोग हर राजनीतिक दल में हैं, और ये प्रभावित करते हैं कि वो अपनी जात का काम न कर पाए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे कि वहाँ पे मकान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, यहाँ मैसर नहीं है शहर के लिए। हाँ, कहाँ तो तय था
चरागाह हर एक घर के लिए, और यहाँ मैसर नहीं है शहर के लिए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, सबका साथ सबका विकास। भैया पेपर लीक का भी जरा नहीं सुनिए अब मैसर ना जो है सेफई परिवार को होगा कुछ और ना गांधी परिवार को होगा। जितना भी करना था कि इन्होंने जो है बैनामा करा लिया। इन्होंने धर्म के आधार बैनामा कर लिया। पर नहीं, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर बैनामा करिए। हमने सबका, हमारी एक योजना आप बता दीजिए, यहाँ इतने लोग हैं कि एक योजना जो जात पर हो या धर्म के आधार पर हो या क्षेत्र के आधार पर हो। भैया पेपर लीक होगा तो सबके लिए देखो होगा। पेपर लीक, एक मिनट सुनिए, पेपर लीक अगर करता है कोई और पकड़ा जाता है, साला जेल में ठूसा जाता है, तो ये सही है, क्योंकि लीक पेपर के ऊपर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जी सजा कहा अपनी बात कहा चाहिए। सब्जी सुनिए, इन लोग हमारी एक योजना बता दें, चाहे वो जनधन योजना हो, उसमें कोई जात थी एक नहीं, उज्ज्वला में कोई जाति नहीं, चाहे आयुष्मान हो उसमें एक जात नहीं, जो सड़क बन रहा है वो किसी एक जात के लिए नहीं बन रहा है, अगर मंदिर बन रहा है तो किसी एक जात के लिए, मथुरा चाहे काशी हो चाहे जो है अयोध्या जी में हो, सबके लिए है, वो किसी के लिए नहीं। और सुनिए, दलितों की बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी को इन्होंने लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया और इन्होंने अंबेडकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम सेफई में बदल दिया, कन्नौज में बदल दिया। ये क्या बात करेंगे? प्रमोशन में आरक्षण इन लोगों ने छीन लिया। आज ये दलितों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर इन्होंने किया। दलितों के संतों के नाम पर बने जिलों का नाम बदला, चाहे वो रमाबाई के नाम पर बना कानपुर देहात हो, चाहे भीमनगर से बना संभल हो, चाहे जो है साहू जी महाराज के नाम पर बना अमेठी हो। इन्होंने जिसने दलितों पे अत्याचार किया वो तो किया। आज जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और पुल लेते। तुम्हारा जवाब इस पर क्या है कि आपकी पार्टी ने वास्तव में, कुछ डेटा तो हम लोगों के पास भी रहता है, नाम तो बदले, अगर नाम बदले तो क्या मन में रहा हो? डेटा आपके पास नहीं है? काशीराम जी को सबसे पहले सदन में कौन पहुंचाया था? सांसद में इटावा से सबसे पहले किसने लड़ाया था? बता डालो ये ना। नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इटावा से वो सांसद नहीं बनाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया। और सुनिए जनरल सीट अयोध्या में का नाम कांसीराम जी ने लिया कि वो मुझे राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। अटल जी की भारतीय जनता पार्टी, अटल जी की भारतीय सब एक ही जगह आ गए हो भैया, बात नहीं बनेगी। शो में हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम आपसे अंतिम विश्लेषण दे देते हैं। आप हमें बताइए, सारी बातें आपने सुनी और सारी बातें मैं आता हूँ, सारी बातें आपने सुनी, सारी बातों के बाद आपको क्या समझ में आया कि अंतिम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, दलित व्यक्ति, उपेक्षित व्यक्ति, वंचित व्यक्ति, शोषित व्यक्ति का साथ कौन दे रहा, किसने दिया और किसने नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? देखिए, एक चीज़ बात है, वो तो आ रहा हूँ चीज़ पे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और नेता को भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जानकारी नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब को इटावा से लोकसभा में वहाँ की जनता ने भेजा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई, 91 में लोकसभा का चुनाव हुआ। राम सिंह साक्य वहां से समाजवादी जनता पार्टी से समाजवादी जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, 1 लाख वोट पाए थे। और समाजवादी जनता पार्टी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे 91 में, 90 में चंद्रशेखर जी ने समाजवादी जनता पार्टी बनाई थी। नंबर 1 बात। दूसरी, आपका दावा है कि कांसीराम जी को मुलायम सिंह ने नहीं भेजा? रिकॉर्ड निकाल के 1 लाख वोट राम सिंह साक्य को समाजवादी जनता पार्टी से मिला है। और इटावा जो है कि जनता ने वहां कांसीराम को जिता के। दूसरी चीज, आज 3 बार मुख्यमंत्री कुमारी मायावती जी को अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी में, ये भी सबके सामने है। 2 जून गेस्ट हाउस से कांड से स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनको बचाया, ये भी सब रहा सवाल ये चीज कि जनता 14 में भी भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दी, 17 में भी दी, 22 में भी दी और 24 में भी दी। लगातार जनता मोदी जी की और भाजपा की नीतियों पे मोहर लगा रही है। आपकी बात आ गई, बैठिए, आपकी बात आ गई। अब देखिए, एक बात आई है निकल के, आप भी उधर ही के हो और रैया और इटावा में कोई दूर नहीं है। हम बात सबसे किए, बात सबसे ली, लेकिन हमारी समझ में जो आया वो ये आया कि भैया मामला अभी वही है, जस का तस है। और लोगों ने राज तो किया, लेकिन उस समाज को जिसके नाम पर राज किया, शायद वो पूरा देख नहीं पाए, या तो चश्मा लगा था और या नजर दूर तक नहीं जाती थी। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।